नमस्कार सभी मित्रों को। मैं त्रिभुवन चौहान हूं और लोकार्पण पर आप सब लोगों का एक बार पुनः स्वागत। आज अक्षय तृतीय है और बहुत ही सुंदर दिन। आप सबों को मैं इस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से या 3 कहें, कोविड काल की वजह से जितनी भी परेशानियां, जितनी भी दिक्कतें तमाम उत्तराखंडियों को हो रही थी, वो कम से कम अब 4 धाम यात्रा जब खुल जाएगी तो चीजें अच्छी हो जाएंगी। तो उन सभी के लिए बहुत शुभकामनाएं भी, जो व्यापारी हैं या जो घोड़े खच्चर वाले हैं या तमाम लोग जो अपना आजीविका काफी हद तक डिपेंड रहते थे और रह रहे हैं अभी 4 धाम यात्रा पर। तो चारों धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ जी, गंगोत्री, यमुनोत्री, चारों धामों के तमाम लोगों को जिनके व्यवसाय से जुड़े हुए, आप सब लोगों को बहुत बहुत आभार। और एक बार पुनः सभी लोगों को जो नमस्कार कर रहे हैं और हमें अपना प्यार दे रहे हैं। आज दीपक जी सब चीजों पर बात करेंगे, वीडियो में भी बात करेंगे, युवाओं के बारे में बात करेंगे, महिलाओं के बारे में बात करेंगे, कृषकों के बारे में बात करेंगे और उन सभी लोगों के बारे में बात करेंगे जो उत्तराखंड से निहित है। दोस्तों, टॉपिक आपने पढ़ा होगा शायद बाहर भी कि उत्तराखंड की दिशा और दशा किसके जिम्मे है, वो हमें पता करना है और उस पर हमें आज बात भी करनी है। मैं चाहूंगा जितने लोग जुड़े हुए हैं, मैं आप सब लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूं, शायद अगर अभी ना पढ़ पाऊं बाद में पढ़ूंगा, पर आप अपने कमेंट्स जरूर अपनी राय दीजिएगा। जो भी हम बात करने वाले आज यहां से, वो बहुत ही खास है। तथ्यों पर भी बात करेंगे और तथ्य कुछ मेरे सामने भी हैं। वो बात हम युवाओं से शुरू करेंगे। उत्तराखंड की दिशा और दशा बदलने के लिए कितना महत्वपूर्ण है एक युवा, उसके बारे में बात करेंगे। तमाम लोगों ने अभी 1-2 महीने पहले हमने चुनाव हटाए और चुनाव के बाद एक अच्छा रिजल्ट देखा, उसके बाद एक अच्छी सरकार हम सब लोगों के सामने है और उस सरकार से हमारी काफी उम्मीदें भी हैं। उम्मीदों पर कितना खरा उतर पा रही है अभी भारतीय जनता पार्टी, वो हम सब लोगों के सामने है। तमाम वो युवा, तमाम वो बेरोजगार, चाहे वो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हों, संविदा के हों या स्वास्थ्य विभाग के हों, सभी वापस से सड़कों पर हमने देखे हैं और अभी तो बस 2 महीने हुए हैं। इन सब पर बात करेंगे। जितने लोग जुड़े हुए हैं, मैं आप सब लोगों से यही चाहूंगा कि आप सब लोग वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिएगा, तो ताकि ये सही लोगों तक पहुंचे और जो हम आज बात करने वाले हैं उन सब के बारे में भी बात करेंगे। जय बाबा केदार बागवानी, बिल्कुल सजवाना अशोक जी, उसके बारे में भी बात करेंगे। बागवानी के बारे में जो ये ओलावृष्टि हुई है, उससे जो नुकसान हुआ है, उसके बारे में भी बात करेंगे। जो वीडियो पद पर जो पेपर हुआ था, उसके रिजल्ट्स में जो अनदेखी कर रही है सरकार या यूं कहें आयोग, वो क्यों हो रहा है, उस पर बात करेंगे। तमाम तरीके के अलग अलग तरीकों से, चाहे वो अध्यक्ष हों बेरोजगार संगठन के या अन्य युवा जो अब तक आयोग पहुंचे, उनकी बातों का संज्ञान क्यों नहीं ले रहा है कोई, उसके बारे में बात करेंगे। बात करेंगे कि जो बच्चे पहले किस रैंक पर थे और अब जो नया रिजल्ट आया है कनिष्ठ सहायक का, उस पर किस रैंक पर है, उसके बारे में बात करेंगे। 4 धाम यात्रा योजना के तहत तमाम जितने भी व्यवसायी हैं, आज वो किस हाल में या किस तरह से अपनी बातों को रखना चाहते हैं, उन सब पर बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों शुरुआत करते हैं वीडियो एग्जाम की। और हाँ, उससे पहले मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं दिल से। 2 दिन पहले मेरा जन्मदिन था और आप सब लोगों ने जो अपना आशीष मुझे भेजा है, वाकई वो मुझे मिला भी है और बहुत मेरा दिल गदगद भी हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। और आज हमने एक छोटी सी पहल ये भी की थी कि इंस्टाग्राम का लिंक हमने अभी डाला था कि आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हम सोच रहे थे कि इंस्टाग्राम पे कम से कम अब ये 15-20 सेकंड की कुछ अगर इंफॉर्मेशन हो, वो आप लोगों तक अगर पास ऑन करनी हो, क्योंकि इंस्टाग्राम पर आजकल लोग काफी जुड़े हुए रहते हैं। जगदीश बसारा जी कह रहे हैं उम्मीदें। अब मैं आप सब लोगों के जी कोरोना वॉरियर्स के बारे में भी बात करेंगे, सभी लोगों के बारे में बात करने वाले हैं आज हम, क्योंकि उत्तराखंड की जो दिशा है और दशा है वो बहुत बदल रही है। आप सब लोगों से बस यही आशा करता हूं कि वीडियो को आप थोड़ा सा शेयर कीजिएगा, ताकि ये उचित कानों तक पहुंचे और उन लोगों को सुनने में अच्छा लगे या बुरा, लेकिन हम तो यहां से सीधे सीधे कहेंगे कि गलती किसने की है।
जो ये दिशा और दशा आज उत्तराखंड की है, ये जिम्मेदारी किसकी है? क्या ये केवल पत्रकारों की जिम्मेदारी है? क्या ये केवल युवाओं की जिम्मेदारी है जो आज सड़क पर घूम रहे हैं? क्या वो इन सभी लोगों की जिम्मेदारी है जो गरीब एक कृषक अपने घर परिवार से 2-4 हजार रुपए महीने बचा के अपने बच्चों को देहरादून भेज रहा है ताकि हमारा बच्चा कुछ कर पाए? जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या ये सरकारें लेंगी? जो आज अपनी सीट बचाने के लिए सब लोग तत्पर होकर किस तरह से देखिए चंपावत के चक्कर काट रहे हैं। इन सब पर बात करेंगे। चंपावत भी हम गए थे, उसके बारे में भी बात करेंगे। क्या कुछ हमने वहां से सीखा और क्या कुछ पहल ली, उस बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये मोबाइल फोन एक दूसरा है और इसमें कुछ तथ्य मेरे सामने हैं। तथ्य कुछ इस तरह से जो कि आपको हिला के रख देंगे। वीडियो के एग्जाम में एक बच्चा है जो कि 43 नंबर पर है, 43वें नंबर पर, यानी कि आपकी रैंक बहुत अच्छी आई है और जो रैंक आपकी पाई है 82% आपकी आई है। ये 43 जो रैंक है उनके बारे में बात कर रहा हूं। और जब इनका कनिष्ठ सहायक का जो एग्जाम हुआ उस पर अगर हम इनकी बात करेंगे तो इनका 7,693 नंबर आए। 7,693 नंबर है जो इन्होंने मार्क्स अपने वीडियो के एग्जाम में लिए थे, उसके आधे मार्क्स बस ये ले पाए हैं। मैं अभी नाम नहीं लूंगा, लेकिन अब ये देखिएगा आप किस तरह से चीजें हो रही हैं। कुलदीप राणा कुल्लू जी कहते हैं बड़े भाई बर्थडे पार्टी कब मिलेगी? जल्दी ही मिलेगी। आप सब लोगों का प्यार स्नेह यूं ही रहेगा तो बर्थडे पार्टी भी मिलेगी। लेकिन अभी जो मुख्य मुद्दा था उस पर से हम इधर उधर ना हो, ये समझने वाली बात है। और आयोग ने हमें स्पष्ट कहा था कि अगर आपके पास कुछ इस तरह से मार्क्स भी होते हैं जो दिखाते हैं कि एक बच्चा अगर किस तरह से तैयारी कर रहा है, उसके पास्ट मार्क्स और प्रेजेंट मार्क्स, आप खुद देखिएगा। एक बच्चा जो वीडियो का एग्जाम जो कहा जाता है कि काफी टफ पेपर आया था, जो उस टफ पेपर में अगर आपके 84 हैं तो जो आसान वाला पेपर था उसमें आपके केवल 48 ही कैसे रह गए? बड़ा प्रश्न। एक बच्चा और है जिनकी 23वीं रैंक है। इनकी 23वीं रैंक है जी। 23 रैंक समझते हैं आप? इतने लाखों लोगों ने बच्चों ने पेपर दिया और उसमें आपने 23वीं रैंक ली है, यानी कि आप पढ़ने में वाकई बहुत अच्छे हो और आपके बराबर कोई नहीं कर सकते। क्योंकि 23वां रैंक लाना उस वीडियो जैसे पेपर में जो कि टफ पेपर है, उसमें अगर आप बहुत अच्छे से प्रदर्शन करते हो और बहुत अच्छे आपने किया तो आपने 84.15% लिया है या मार्क्स लिए हैं। ये 23वें नंबर की मैं बात कर रहा हूं। और अगर कनिष्ठ सहायक में इन्हीं का रिजल्ट देखें तो ये 9,999 नंबर पर खिसक जाते हैं। समझने वाली बात है। आयोग को क्या ये बात समझ? और इस बारे में कल हमारा प्लान है कि हम जाकर मिलेंगे एस राजू महोदय से, हम उनसे बात करेंगे और स्पष्ट शब्दों में ये चीज रखेंगे अपनी कि जो ये अनियमितताएं हमें दिख रही हैं या जो तमाम जो लोगों को दिख रही हैं, कोई बच्चा अगर इस तरह से मेहनत कर रहा है पूरे साल भर और वो 23वीं रैंक लाता है वीडियो में, और जो कि एक टफ पेपर है, कनिष्ठ सहायक का जब पेपर होता है तो उनकी रैंक इतनी कम, यानी कि 9,999, यानी कि ऑलमोस्ट 10,000 बच्चों के 9,000 लोगों के पीछे चला जाता जो कभी 23वें नंबर पर था। तो ये एक बड़ा प्रश्न है और इसको सोचना होगा आयोग को भी और इनको समझना होगा कि जो चीजें हो रही हैं ये किस तरह से हैं। बड़ी सारे और भी इसमें मार्क्स हैं, बड़ी सारी और मार्क्स हैं इसमें जिनकी कि अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने अभी आपको 23वें नंबर पर 205 नंबर पर है एक 205 नंबर वाला जो भाई है। मैं समझ सकता हूं एक तरफ से आपकी शायद बहुत अच्छी आपने तैयारी भी की होगी कनिष्ठ सहायक की, लेकिन वीडियो की तैयारी जब आपने की तो वो तो बहुत अच्छे तरीके से की है। वो टफ पेपर भी आया था, उसमें आपके अगर 205 नंबर है तो मुझे ये समझ में नहीं आता, जो कनिष्ठ सहायक का पेपर था उसमें आपकी रैंक 12,881 आई है। जो 200 बच्चों में से टॉप 200 बच्चों में से एक बच्चा था, वो आज जो नया रिजल्ट आया उसमें 12,881वीं रैंक पर है। क्यों नहीं आयोग इसको संज्ञान में ले रहा है? ऐसे ही कुछ और भी बच्चे, आप यकीन मानेगा मेरे पास ये पूरी लिस्ट पड़ी हुई है और ये लिस्ट तमाम बच्चों के पास भी है। मैं अभी चयनित या चिन्हित अगर मैं करना चाहूं तो मैं चिन्हित उन लोगों को कर रहा हूं जो काफी नजदीक के मामले हैं। एक 200 नंबर के अंतर्गत एक और बच्चा है जिन्होंने 196 नंबर 196 रैंक पर आए थे ये, जबकि वीडियो का पेपर था और ये फिर नीचे खिसक गया। अब इसमें समझने वाली बात क्या है जिस बारे में मैं आपको बात करने वाला हूं, उत्तराखंड में जो ये चीजें चल रही हैं, या तो
आयोग इसमें कहीं ना कहीं सम्मिलित है। आयोग को समझ नहीं आ रहा है कि जो चीजें हो रही हैं उनके सामने इतनी ज्यादा पारदर्शिता किस तरह से हो गई कि आज लोगों को एक एक चीज साफ साफ नजर आ रही है। यानी कि आयोग की या तो गलती है इसमें, या फिर अगर गलती किस बंदे की है वो समझ नहीं आ रहा है। बहुत बड़ी बात है ये हमें समझना होगा, इस बात का हमें संज्ञान भी लेना होगा। आप सोचिएगा, मैं अगर एक अच्छा बच्चा हूं पढ़ने में, तो चाहे मेरे लिए वो 10th प्री बोर्ड हो, या उससे पहले होने वाले प्रैक्टिकल एग्जाम्स हो, या मेन बोर्ड हो, या फिर जो हाफ ईयरली का बोर्ड हुआ होगा मेरा 10th का, मैं चारों में एक जैसे मार्क्स लाऊंगा और एक जैसी ही पढ़ाई करी होगी मैंने, ताकि मेरे मार्क्स काफी, हाँ 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, ये समझ आता है क्वेश्चन के पेपर के पैटर्न पर, मेरी तैयारी के ऊपर, मेरी काबिलियत के ऊपर। मैं बात कर रहा हूं एक 10वीं के बोर्ड एग्जाम की, जहां पर अर्धवार्षिक परीक्षा हुई। अर्धवार्षिक परीक्षा में अगर मेरे 90% आते हैं, तो यानी कि जो प्री बोर्ड है उसमें भी कहीं ना कहीं मुझे 90 या 89 या 88, 89, 91, 92 के हेर फेर में मैं ले सकता हूं। उसके बाद जो मेरा दूसरा पेपर होगा वो होगा मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम्स, जिसमें कि अगर मैं अच्छा परफॉर्म, क्योंकि मैंने पढ़ाई अच्छी की होगी तभी मैंने 90 और 92 लाए हैं, यानी कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स में भी अच्छा करूंगा। और कितना अच्छा करूंगा ये हम सब लोगों के सामने वाली बात होगी। हर किसी को पता होगा, हाँ यार ये बच्चा अच्छा है पढ़ने में। यानी कि जब बोर्ड का रिजल्ट आएगा तो मेरे लिए लोग इंतजार कर रहे होंगे कि इस बच्चे के कहीं ना कहीं 88, 90 या 85 से लेकर 90 तक के इसके मार्क्स होंगे, क्योंकि ये बच्चा हमेशा पढ़ने में अच्छा रहा है। बिल्कुल एक क्लियर सी पिक्चर है। क्या आयोग को यह दिख नहीं रहा है कि जो बच्चा आज आपकी 200, जो आपके 200 के रैंक में था, जो 23 अंडर 50 जो रैंक में है 2 बच्चे, वो आज 10,000 नंबर पर चले गए, 10,000वें नंबर पर चले गए। ऐसा हो सकता है क्या? ये मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। आप कहते हैं इसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ है, इसमें कोई घपला नहीं हुआ है, पेपर सब आपके सही है। आपके जो एक्सपर्ट्स हैं, जो बहुत अच्छे प्रश्न लिखते हैं, जो मुझे समझ नहीं आया अब तक ऐसे ऐसे कैसा होता है, वो क्यों इस तरह से हो रहा है कि एक बच्चा, और अगर इसमें जांच नहीं, और सबसे बड़ी बात है एक और मैं चीज देखना चाहता हूं यहां पर, अभी जो कनिष्ठ सहायक का जो रिजल्ट आया, उससे पहले भी जो रिजल्ट आए, या सीधे हम फॉरेस्ट गार्ड वाला रिजल्ट जिस पर पहले भी आलोचना हुई थी और अब वीडियो पर, यानी कि इन दोनों पर ही क्यों आपकी अनियमितताओं पर प्रश्न उठाया जा रहा है, यह भी चिंतनीय है। कनिष्ठ सहायक पर किसी ने प्रश्न क्यों नहीं उठाया? कोई भी आज उस पर प्रश्न नहीं उठा रहा है। ये बिल्कुल सीधा है, तथ्य है इसमें कि यार एक बच्चा है, मैं आपको एक एग्जांपल दिया और शायद आयोग को यही एग्जांपल मैं कल दूंगा भी। अब उस पर मैंने देखा है बडोनी जी को, हमने जितने प्रश्न पूछे हैं उनको घुमा फिरा के उनके पास हर एक प्रश्न का आंसर वो तैयार रखते हैं। हो सकता है वो इसलिए क्योंकि यूके SSSC के जो नियमावली है वो उनके बहुत करीब है, वो उनके बहुत समीप है। ये बिल्कुल वैसा ही है, कोई आज मुझे पत्रकारिता के बारे में कुछ प्रश्न अगर पूछे तो ये मेरे बहुत समीप है और मैं सामने वाले को अपने आंसर देके सेटिस्फाई जरूर कर लूंगा। यही बडोनी जी मुझे भी और बच्चों को भी कर रहे हैं। दरअसल घुमाव कहां पर हो रहा है, जो ये साफ दिख रही है चीजें। आज जब पारदर्शिता की हम बात करें तो मुझे ये समझने में थोड़ा सा दिक्कत जरूर हो रही है कि एक बच्चा जो 30-40 नंबर लाता है वो क्लास का टॉपर कैसे बन जाएगा। और पेपर अगर बात करें तो ये ऑलमोस्ट पेपर एक साथ हुए थे, इनकी तैयारियां भी बच्चे एक साथ ही कर रहे हैं। जिस बच्चे ने ये पेपर दिया उसने दूसरा भी दिया और आज रिजल्ट हम सब लोगों के सामने है। 1-2 मामले हो ऐसे तो शायद समझ आता है, लेकिन ऐसे कई मामले हैं। जो ये शीट मैं आपको देख रहा था, जो शीट मैं खुद देख रहा था, ये एक पूरे 12 पन्नों की शीट है और इसमें ये ऊपर नीचे हो रहा है क्रमांक। ये एक बड़ी बात है और आयोग इसके बारे में चिंतित नहीं है, तो मुझे सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि क्या ये बिना मिली भगत के, ऐसा तो नहीं कि मिली भगत, क्योंकि ये प्रश्न मैंने बडोनी जी से पूछा था कि आयोग क्या सरकार के दबाव में काम कर रहा है, क्या सरकार के दबाव में आयोग अपने डिसीजन ले रहा है, तो उन्होंने कहा था नहीं ऐसा नहीं है, आयोग एक सेपरेट एंटिटी है। और अगर ये एक सेपरेट एंटिटी है तो इस पर क्यों नहीं जवाब तलब हो रहा है कि जो बच्चे आज अनियमितता है या हम यूं कहें वो ब्लैक शीप्स जो आज वीडियो के माध्यम से, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या हुई है, अब यहां पर जो हमें देखने को मिल रहा है, आपने एक डेट अनाउंस की है, पहले 10 दिख रही थी, वो अब 17 तारीख कि डीवी हम शुरू करा देंगे। अरे आप डीवी कैसे शुरू करा देंगे? यानी कि आप तैयार हैं उन ब्लैक शीप्स को अंदर लेने पे। मैं फिर बोल रहा हूं ये चीज कि हम कभी भी उस बच्चे के खिलाफ नहीं है जिसने मेहनत की है, क्योंकि जिसने वीडियो के पेपर में, कई बच्चे ऐसे थे मेरे पास जिनके मैं मैसेज भी आपको दिखा दूंगा, उन्होंने कहा था सर हमारा जो ये क्वेश्चन आंसर गलत हुए हैं, जो एक्सपर्ट्स ने क्वेश्चंस गलत किए हैं, चाहे वो अक्षांश वाला था या कोई और प्रश्न था,
उन प्रश्नों की वजह से उनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, लेकिन उन्होंने आज कनिष्ठ सहायक निकाल दिया है। और कई बच्चों का फोन आया, मैसेज आए, सर हमारा कनिष्ठ सहायक निकल गया, लेकिन हमारा दर्द वीडियो है। वो भी समझते हैं इस बात को कि शायद हमारा वीडियो में हो रहा था, वो हुआ नहीं क्योंकि वहां पर ब्लैक शीप्स काम कर गई। उन लोगों के लिए अगर जवाब लेना होगा तो उन लोगों के लिए जवाब कौन लेगा? क्यों नहीं ये दिखता है आयोग को, और क्यों नहीं ये दिखता है जो सचिव हैं उनको, या फिर इस पर सरकार किस तरह से मौन है? ये एक सोचने वाली बात है। हमने भी बात की थी आप लोगों से, कई बारे बात की थी, और मेरे पास कई 1-2 नंबर भी ऐसे हैं। मैं चाहूंगा भी कुछ लोग इसके बाद मैं आप सब लोगों के कमेंट्स बाद में पढ़ूंगा जरूर। आप लोग कमेंट्स में अपनी राय जरूर देते रहिए प्लीज। मैं कमेंट्स आपके हमेशा हर कमेंट पढ़ता हूं, मैं हर कमेंट पढ़ता हूं मैं, और हर कमेंट का मैं रिप्लाई देने की भी सोचता हूं। तो आप अपने कमेंट जरूर लिखिएगा। हो सकता है मैं अभी ना पढ़ रहा हूं, लास्ट में इसके और क्वेश्चन वीडियो पढ़ूंगा भी, पर आप अपने कमेंट लगातार डालते रहिएगा ताकि मुझे समझ में आए अच्छा इस बात के बारे में आपने ये बात कही थी। लेकिन अभी जानना जरूरी है कि आयोग किस तरह से सोया हुआ है, या ये जानबूझ के निंद्रा में होने का एक आभास दिला रहा है हम सबको कि यार हम तो अभी सो रहे हैं। एक बहुत बड़ी बात है, क्यों हो रहा है ये? इस पे मैं काफी अंदर तक गया हूं, काफी हद तक मुझे चीजें समझ में आई है। मैंने एक चीज पहले दिन भी आपको कही थी कि मैं चाहता हूं कि हर किसी के घर में घी के दिए जलें, या तेल के भी सही, लेकिन अगर उन दियों में तेल लगाने के लिए मुझे अपने घर से तेल लगाना पड़े तो वो थोड़ा सा मुश्किल है। चाहते हम हैं कि हर उत्तराखंडी युवा जो आज परेशान घूम रहा है, ये इस तरह से परेशान ना हो। ये वीडियो का जो पेपर है ये बिल्कुल आखिरी पेपर हो जिसमें कि यहां तक की करप्शन की बातें हो रही हो, क्योंकि इसमें एक बड़ी बात है जो आप सभी बच्चे जितने भी देख रहे होंगे अभी वीडियो वाले, या UKSSC या UKPCS वाले, जितने भी बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, आप सबको एक चीज बहुत अच्छे से पता है कि UKSSC अभी उस संस्था के साथ मिलकर पेपर करा रही है जो कि ब्लैक लिस्टेड है। अगर मैं इस बारे में गलत हूं तो आप इस बारे में कमेंट भी दे सकते हैं, क्योंकि ये भी मुझे किसी न किसी एक बच्चे ने बोला है कि अभी UKSSC उस संस्था के साथ मिलकर का पेपर्स करवा रही है जो कि अपने आप में ही ब्लैक लिस्टेड है। तो क्यों जरूरत पड़ गई ऐसी संस्था की आपको पेपर करवाने के लिए? तमाम अन्य संस्थाएं भी, और मुझे लगता है आप अगर चयनित छात्रों के कुछ एक अच्छे ग्रुप्स बना लो जो कि UKSSC में ही आप उनको हायर कर लो, अपने यहां उनको हायरिंग करके, और एक नए तरीके से नए युवाओं के साथ मिलकर वो पेपर भी बनाओ। आपको एक्सपर्ट्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अन्य किसी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इन बच्चों ने बहुत सारा पढ़ा है। और ये जो पढ़ाई की हुई है ना, ये आपके लिए शायद काम आ जाएगी। ये तो थी युवाओं की बात, जहां तक मैं समझ रहा हूं इन चीजों को। आप सब लोग जितने भी लोग देख रहे हैं ना अभी, आप सब लोगों को बड़ा अच्छा लगता है कि यार ये चौहान जी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। लेकिन मेरे भाइयों, हम सब लोगों में कमी पता क्या हो रही है? हम चीजों को ना लेट इट गो कर देते हैं कि चलो छोड़ो यार, अब आगे कुछ और करेंगे। और ये क्योंकि हम गरीब हैं, हम एक गरीब परिवार से आते हैं। हमारे परिवार वालों ने शायद हमें अगर देहरादून में आज भेजा है या बड़े शहरों में अगर भेजा है तो वो इसलिए भेजा है कि बेटा हमारा तैयारी करेगा और कुछ अच्छा करके आएगा। तो हम इसको लेट इट गो कर देते हैं, चलो छोड़ो, भूल जाते हैं, कुछ नया ट्राई करते हैं। और हम हमेशा नया ट्राई करने के चक्कर में पीछे बहुत सारी गलतियां छोड़ देते हैं। हमारी गलतियां नहीं होती, वो किसी और की गलतियां होती हैं, लेकिन उन औरों की गलतियों के लिए हमें ताउम्र बस समझना पड़ता है, सुनना पड़ता है, या अपने दिमाग में। कई बच्चे होंगे आज ऐसे जो वीडियो के पेपर में बहुत नजदीक थे, लेकिन अब उनको कनिष्ठ सहायक जब से हुआ है तो उनको बस सांत्वना सी ये करनी पड़ रही होगी, यार चलो वीडियो ना तो सही, ये तो हुआ, लेकिन आप काबिल वहां के थे मेरे भाइयों। मैं उन सभी बच्चों को बोल रहा हूं, ये जो अभी सेलेक्ट भी हो गए हैं, आप देखिएगा जो कनिष्ठ सहायक में सेलेक्ट हुए, उन आपको भी लग रहा होगा चलो हमारा ये तो हो गया, लेकिन वीडियो आपका मेन मोटिव था, जहां आप जाना चाहते थे वो नहीं हुआ, और उसके कारण वो ब्लैक शीप्स थी जो अंदर चली गई। इसके बारे में हम डेफिनेटली बात करेंगे एस राजू जी से। और आपके अब मैं थोड़ा कमेंट ले लेता हूं युवाओं के बारे, इसके बाद हम कृषकों पर जाएंगे। सरकार चाहती तो कब की जांच करवा लेती, कुछ तो गोलमाल है, मन्नी रावत जी कह रहे हैं। और ये बिल्कुल सही बात है, यही बात तो हम भी कर रहे हैं। डीवी करने से दिक्कत है, जो धांधली करती जांच कराएंगे वो नहीं करा पाएंगे। बिल्कुल सही बात है, जिन्होंने धांधली की होगी उनकी जांच नहीं हो पाएगी। आयोग को इतनी भी क्या जल्दी है, डीवी 17 से करवा रही है। मुझे लगता है कि इसमें आयोग भी पूर्ण रूप से सम्मिलित है।
बिल्कुल हम भी यही बात रखेंगे कि आप इसमें जांच क्यों नहीं करवा रहे जल्दी। मैंने तो भेजी खुद तैयारी की थी, कोचिंग लायक देहरादून लायक भी संसाधन नहीं थे, देहरादून जाते हुए सोचना पड़ता है, 1 नंबर से रह गया। बिल्कुल सही बोल रहे थे कि एक चौधरी जी हैं कोई, ये बिल्कुल सही। देवराज जी भेजी, प्रणाम प्रणाम देवराज जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। पुरोला में बहुत अच्छे तरीके से आपने जो ये एक बीड़ा सा उठा रखा है कि हम अवैध जो अतिक्रमण हो रखा है उसको हटाना है। और जो आपके नगर पालिका के अध्यक्ष हैं नेगी जी, जगमोहन नेगी जी, वो भी बहुत काबिले तारीफ है। आप सब लोग अच्छा काम करते रहे, यही देख के अच्छा लगता है कि हमारे युवा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आरपी सिंह कुछ नहीं मानते, एस राजू कोई फायदा नहीं यहाँ वहां डिबेट करने से। नहीं, हम कुछ अलग तरीके से अब की बारी प्रश्नों को लेके जाएंगे ताकि ये मामला शांत पड़ जाए। हमने 86 परीक्षा कराई और आयोग 400 से अधिक मामलों में हाईकोर्ट गए हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। ये समझने वाली बात है कि अगर इतने सारे पेपर हुए हैं और इतने सारे पेपरों में 400 बार अगर हाईकोर्ट जाना पड़ रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर हुई है। इसके बारे में अगर किसी को संज्ञान लेना होगा तो वो अति शीघ्र ही संज्ञान भी लेना होगा। ये एक बहुत बड़ी बात है कि हर बार क्यों बच्चे आपके उसको जा रहे हैं कोर्ट में। कोर्ट में कई सारे पेपर होते हैं जिनमें कि बच्चे फेल भी होते हैं और पास भी होते हैं, लेकिन अगर हर बार आपको कोर्ट जाना पड़े तो कहीं ना कहीं संशय जरूर है। नमस्कार चौहान जी, आयोग की इतनी भी क्या जल्दी है। चलिए, ये दो बातें हुई हमारी आयोग को लेकर, जिस पर हम और स्पष्टीकरण करेंगे जब हम एस राजू जी से मिलेंगे, क्योंकि अब तक हम बडोनी जी से मिल रहे थे और मुझे लग रहा है बडोनी जी को वो सारी चीजें पता है उनको कि प्रश्न कहां से आ रहे हैं और मुझे आंसर कहां तक देने हैं। थोड़ा हम एस राजू जी से भी बात करेंगे कि जब उन्होंने बोला था कि मुझे भी लग रहा है इसमें कि कुछ 2-4-5 केसेस ऐसे हैं, चलो हमें वो 2-4-5 केसेस के बारे में ही बता दो कि उनमें जो आपकी छानबीन है, जो आपकी इसमें जो आप कर रहे हो कार्रवाई, वो कहां तक पहुंची है और कहां तक सही है वो आंकड़े जो बतला रहे हैं कि ये सारी गड़बड़ियां हुई हैं, और उन गड़बड़ियों के बारे में आप क्या सोच रहे हो उसके बारे में भी। वन दरोगा में रोल नंबर भी सीरियल से, फादर नेम भी सेम और मार्क्स भी सेम, बहुत बड़ी बात है। चलिए, ये बात थी कहीं ना कहीं हमारे युवाओं की। जब युवा इस तरह से, अभी देखिएगा पीडब्ल्यूडी आउटसोर्सिंग के बच्चे, या फिर यूं कहें हमारे जो देहरादून दून अस्पताल के मैंने बच्चों को देखा, रात को वो इतनी देर रात तक वहां पर बैठे हुए थे। एक दिन आपने वो कार्यक्रम भी देखा होगा जिस दिन इन सब लोगों को खदेड़ा गया था मुख्यमंत्री आवास के बाहर से, वो भी बाहर निसाला वाला हाथी बड़कला से उनको खदेड़ा गया और बड़ी किस तरह से उनकी हालत थी, वो भी एक देखने वाला। और ये भी युवा था, उनके साथ कई महिलाएं भी थी। एक महिला इतना भी थी कि वो 2 महीने की गर्भवती थी, उसको भी चोटें आई। ये जो सारी चीजें हो रही हैं, ये उत्तराखंड अच्छा जा रहा है? कौन सी दिशा में ले जाना चाहते हो? क्या ये युवा जो पीडब्ल्यूडी आउटसोर्सिंग के युवा हैं, जो आज किस तरह से, कल मजदूर दिवस था, परसों जब मेरा जन्मदिन भी था, उस दिन मैं देख रहा था कई बच्चे मजदूर सड़कों के ऊपर ऊपर आपने देखे होंगे, चाहे टीरी जाते हुए या चंबा जाते हुए, चंपावत जाते हुए, इतनी अच्छी सड़कें जो बनी हुई हैं, इन सब के पीछे हम भले ही सरकार को बोल रहे हैं पर काम करने वाला वो मजदूर है। और आज वो मजदूर परेशान है। वो मजदूर परेशान है क्योंकि उसको उसकी जितना उसने काम किया उस हिसाब से उसको पैसे नहीं मिल पा रहे। तो क्या बात है ये? कौन किस तरह का एक हम उत्तराखंड तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं? पीडब्ल्यूडी आउटसोर्सिंग वाले बंदों की मैं बात कर रहे हैं हम कोरोना वॉरियर्स, जिन्होंने कि कोरोना के टाइम पर जब एक माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार सब एक दूसरे से दूर दूर रह रहे थे, आप सब लोगों को पता है वो मूवमेंट। उसमें जो लोग हमारे को हॉस्पिटल वाले जो अपनी गर्मी में पीपीई किट पहनकर आ रहे थे, अब घर से पेशेंट्स को ले जा रहे थे, उनकी देख रेख कर रहे थे, उनके लिए सब कुछ कर रहे थे, आज वो सड़कों पर हैं, उनको छोड़ दिया गया है। और उन्हीं की मैं बात बता रहा हूं कि उनको किस तरह से मुख्यमंत्री आवास के बाहर से खदेड़ा गया। तो ये एक सोचनीय विषय है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है उत्तराखंड में, सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो एक इवेंट होने वाला है मई के लास्ट में, जो होगा उपचुनाव। एक उपचुनाव जरूर यहां पर रखा जा रहा है कि क्योंकि ये संविधान में आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, क्योंकि आप सब लोग तैयारी कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री बनता है तो 6 महीने के अंदर उसको किसी एक सीट पर विधायक के रूप में काबिज होना होगा। और इस काबिज होने के लिए इन्होंने एक बढ़िया अच्छी सीट चुनी है, चंपावत, जो यहां से बहुत दूर है। पर आप सब लोग ये समझिएगा, अभी सरकार थोड़ा इसी में व्यस्त है, तो आप सब लोगों की वहां तो सुनवाई होने वाली नहीं है। आयोग के पास अगर जाते हैं हम उनसे बात जरूर करेंगे, आप सब लोगों की बातें भी रखेंगे जो आप सब लोग बात कर रहे हैं। सर इनसे ये प्रश्न क्लर्क में क्यों नहीं उठाया, जो सब आप आवाज उठा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, एक जो चीज आज समझ में आई है वो कृषकों की, देखिएगा बागबानी की, अभी कोई एक भाई बात भी कर रहे थे कुछ देर पहले। मैं उत्तरकाशी जिले के बहुत समीप रहा पिछले कुछ महीने,
और मैंने देखा वहां की जो भौगोलिक स्थिति थी, एक तो वो जिला वाकई अपने आप में बहुत बड़ा जिला है, काफी हद तक वहां पर सेब की बागबानी होती है और सेब बहुत अच्छा पैदावार होता है। लेकिन जो 2 दिन पहले एक पहले भी वीडियो आया था जब बहुत तेज आंधी हुई थी, तब भी फसल नष्ट हुई थी, और कल जो ओलावृष्टि हुई है उससे भी बहुत फसल नष्ट हुई है। कल हम एक वीडियो भी उसका प्रेषित करेंगे छोटा सा। लेकिन सोचने वाली बात है, क्या सरकार इस पर ध्यान देगी? अब ये जो फल तो टूट गए, जो नुकसान हो गया उसका तो कोई कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो भरपाई जरूर सरकार प्लान कर सकती है, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से तो कोविड की वजह से वैसे ही वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। अब एक मौका मिला था, फसल भी अच्छी हुई थी, लेकिन अब वो प्राकृतिक आपदा की वजह से वो जो फसल नष्ट हुई है, क्या उसका मुआवजा भी इन लोगों को मिल पाएगा? एक बड़ी बात है ये, और ये हम सब लोगों को भी सोचना होगा। लेकिन दरअसल होता क्या है, अभी भी आधे लोग पता क्या सोच रहे होंगे, जो अभी युवा हम सब लोगों से जुड़े हुए थे, और हम सब लोग बात कर रहे थे कि यार बीडीओ पे बात कर रहे हैं, या हम युवाओं पे बात कर रहे हैं, हम पीडब्ल्यूडी आउटसोर्सिंग पर बात कर रहे हैं, हम दून हॉस्पिटल वाले जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। अब एक काम करते हैं, अब हमारा हो गया, जरा कोरोना वॉरियर्स की बात, अब जरा वो कृषकों की बात कर रहे हैं, तो अब हम बाद में मिलेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम सब लोगों को आज वो जो किसान है ना, उन्हीं किसानों के कई बेटे हैं जो देहरादून में हैं और जो बीडीओ की तैयारी शायद कर रहे हो, यूके SSSC, यूके SSC, यूके PSC, वटएवर, जो भी जितने सारे एग्जाम है। कोई एनडीए के ख्वाब देख रहा है, तो कोई SI पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहा है। वो सभी बच्चे वहीं से आते हैं, और उनका खर्चा जो चलता है ना, वो किसान माँ बाप हैं जिनकी आज फसल नष्ट हुई है। तो जितना इंपॉर्टेंट, जितना महत्वपूर्ण आपकी बातों को उठाना है, उतना ही महत्वपूर्ण उस कृषक की बातों को उठाना भी है, जिसने आज अपनी फसल खोई है, और उसका काफी हद तक हिस्सा शायद उन बच्चों की पढ़ाई पर जाता जो आज बीडीओ, मतलब यहां भी बच्चा पिसे, वहां परिवार पिसे, और सरकार बस देखती रहे कि कब चुनाव होंगे और हम चुनाव में किस तरह से अपनी भाषण देंगे, कहां से हम अपनी चीजों को अच्छा दिखा पाएंगे। बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, हम सब लोगों को, युवाओं को एकत्रित होना पड़ेगा, एक साथ होना पड़ेगा, एक मत होना पड़ेगा। कई सारी चीजें हैं। उत्तरकाशी में, चंपावत में परसों यूके SSSC का एक धरने की बात हो रही थी। पहले ये बात थी कि 30 अप्रैल को ये धरना होना है। आप यकीन मानिएगा, हम यहां से 29 अप्रैल को गए थे। हमारा मुख्य मकसद यही था कि 30 अप्रैल को यूके SSSC के जो बच्चे वहां पर धरना देने वाले हैं उनसे मिलेंगे, उनके बारे बात करेंगे और उनके साथ धरने में रहेंगे। हुआ क्या, आप सब लोगों ने देखा होगा, हम वो कवर नहीं कर पाए। कारण था उसका, पहले हमें बताया नहीं गया कि 30 मई का जो धरना है, 30 अप्रैल का जो धरना है, वो पोस्टपोन्ड होके 1 मई को हो गया। चलो, हमने फिर भी सोचा कोई बात नहीं, हम एक दिन और रुकते हैं। आप यकीन मानिएगा दोस्तों, अगर मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूं या आप मेरे लिए कुछ कर रहे हैं, अगर 2 कदम आप भी ना चले ना, तो हमें भी बुरा लगता है। हमारे कुछ और प्लान्स भी बने। हम लोगों को यहां आना था, नीचे खटीमा के पास एक जगह है बनबसा, जो चंपावत में ही है, तो बनबसा के पास हमें जाना था। तो हम वहां निकलने के लिए सुबह निकले, लेकिन सुबह तक भी में जो है एक भी यूके SSSC के चंपावत जिले से किसी बच्चे का फोन नहीं था। इनका एक का मैसेज जरूर आया था दोपहर शाम को कि सर कल हमारी रैली है, लेकिन और अगले दिन भी उनका फोन कब आया, जब तकरीबन 12-1 बज रहे थे, कि सर आपने हमारा धरना क्यों नहीं दिखाया। अरे इत्तला तो करते, आप बात तो करते, किस तरह से प्लान होता। हम आपके शहर में आए थे, आप हमसे मिल तो लेते, एक कप चाय ही पी लेते, बात ही कर लेते कि क्या प्लान्स हैं आपके यहाँ पे, क्या अनिश्चितताएं हैं। ये सब पता है कि मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये युवा है हमारे। आप सब लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, एकमुठ होना पड़ेगा, पहचानना होगा कि कौन अपना है कौन पराया है, किस तरह से चीजें हो रही हैं, उन सब पर भी बात करनी पड़ेगी। हम अगर यहां से वहां तक पहुंचे तो यकीन मानिएगा, दर्द आपका भी लेकर हम साथ चल रहे थे। वहां पर वो पीडब्ल्यूडी आउटसोर्सिंग वाले कर्मचारी भी हमें मिले, उनका भी दर्द हमने देखा। स्कूल के बच्चे मिले, कई गांव के लोग मिले जहां पानी की कमी थी। उन सब जगहों पर भी हम गए ना, क्योंकि वो सब लोग हमारे पास आए थे और हमारे साथ बैठकर उन्होंने 2 बातें करी। यूके SSSC वाले बच्चे, जो मुझे लग रहा था कि हम सब लोग केवल फेसबुक के माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि हमें बड़ा आक्रोश है जी। जब रैली की बात आई, आपने वो शायद वीडियो देखा होगा, एक वीडियो फुटेज उन्होंने मुझे भेजी थी, मुझे बहुत कम बच्चे दिख रहे थे वहां पर भी, यानी कि हम एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। और जबकि चंपावत की ही बात करूं तो एक व्यक्ति मुझे मिले भी थे, एक भाई जरूर मिले थे, और शायद आप अभी देख भी रहे होंगे मेरे भाई, हम
एक रेस्टोरेंट में मिले थे और मैं वहां पर डिनर करने जा रहा था, आप वहां से डिनर करके लौट रहे थे। कितनी अच्छे से आप मिले मुझे, कितने अच्छे से हमने बात की, और उनका वीडियो में सिलेक्शन हो रखा था, वीडियो में सिलेक्शन हो रखा था 18 साल बाद। उनका कहना था कि सर 18 साल से मैं इसी तरह से तैयारी कर रहा था और आज मेरा नंबर लगा है, मेरा वीडियो हो गया है। लेकिन मुझे भी दुख है कि आयोग पूरी तरह से निष्पक्षता से इस मैटर को सॉल्व नहीं कर रहा है, उनका भी दुख था। आप शायद अगर देख रहे होंगे तो आप अपना कमेंट जरूर डालिएगा कि सर मैं ही मिला था आपको। पर ये सारी चीजें ये मैं पता क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हम सब लोग ना एकजुट नहीं है। हम सब लोगों को जब तक एकजुट नहीं होंगे ना, हमें बहुत कुछ नहीं हो पाएगा। आप यकीन मानिएगा, कुछ नहीं होगा। छोड़िए आयोग वायोग, कुछ भी नहीं हम कर पाएंगे। आज आपके गांव मोहल्ले में कोई सड़क की बात होगी, कुछ बात हो जाएगी, जब हम सब लोग एक ही नहीं हो पाएंगे तो आप उस मुद्दे को भी नहीं उठा सकते। यूके SSS तो बहुत बड़ी बात है, जहां पर की बहुत सारी धांधले हो रखी है या नहीं हो रखी है, कोई इसमें फंसा हुआ है, कोई फंसा रहा है, सब आप लोगों को पता है। लेकिन आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम एकजुट ही नहीं है। अभी आधे से ज्यादा लोगों का मकसद यह है पेपर रद्द करवाओ। क्यों करवाओ जी पेपर रद्द? जिन लोगों ने मेहनत की है वो कहां जाएंगे? इतने सारे बच्चे जिन्होंने मेहनत की है और अपना मुकाम पाया है, वो कहां जाएंगे? हमारी लड़ाई तो उन लोगों के लिए है जो 200-300 जो अंदर घुसे हैं, ब्लैक शीप्स, वो जो काली भेड़ें अंदर घुस चुकी हैं अपना रूप बदलकर, उनके विरुद्ध लड़ाई है। चाहे वो आयोग से हो, चाहे वो सरकार से हो, या उन सभी तंत्रों से जो इसमें माहिरता हासिल किए हुए और लोगों को बरगला रहे हैं। खैर दोस्तों, तो हमारा युवा हो चाहे कृषक हो, हम सब लोग आज की तारीख में तो कहीं ना कहीं परेशान जरूर दिख रहे हैं। आप सब लोगों से भी एक उम्मीद मैं यही करता हूं, थोड़ा सा एक मुट्ठी हो जाओ। मैं फिर से आप सब लोगों को फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मेरे जन्मदिन पर, मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा। आप सब लोगों के जो मैसेजेस थे मैंने एक एक पढ़े हैं और अभी भी पढ़ूंगा। जितने भी बच्चे, ये जितने भी लोग आप लोग अभी कमेंट कर रहे हो, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूं। मेरा आज का आप यकीन मानिए, जब मैं यहां पर बैठा लाइव आने के लिए, मैं पहले 10 मिनट सोचता रहा और अगर मैं थोड़ा और शायद सोचता तो शायद मैं रो भी पड़ता। कुछ इस तरह से मैं सोच रहा था कि हमारा जो उत्तराखंड है वो किस दिशा में जा रहा है, क्योंकि हम सब लोग ना एकत्रित ही नहीं हो पा रहे। हमें ये नहीं पता कि 1994 में अगर हम बात करें, जब उत्तराखंड आंदोलन की बात हो रही थी, उत्तराखंड अलग करने की बात हो रही थी, उससे आज हमारा कोई लेना देना नहीं है। हर व्यक्ति यहां पर जो हमें देख भी रहा है, हम वो इसलिए देख रहा है क्योंकि उसका एक पर्सनल निहित उस पर लगा हुआ है कि यार ये जो बस मेरा हो जाए, मेरा नहीं, हम सब का करो। जिस दिन हम सब की बात करने लग जाएंगे, चीजें हो जाएंगी। एक भाई बात कर रहे हैं, सब बिक गए मुद्दा उठाने वाले, BRP सिंह जी। बड़ी बात है। आई एम नॉट टू श्योर हाउ डिड दैट हैपन, बट इफ इट इज द ट्रुथ, it has to be investigated. We all need to investigate the purpose why we all are behaving like this, that it is only me. It is not only me. It is about us. It is about Uttarakhand. It is about the humanity. It is about all of us together. और हम सब लोग अगर मिलकर आगे आए तो I'm pretty much sure एक बड़ी बात हो सकती है, क्योंकि जो मुट्ठी में ताकत होती है मेरे भाइयों, वो किसी और चीज में नहीं होती। एक साथ एक मुठ रहेंगे, चीजें बहुत अच्छी होगी। पर हम सब लोग एक बंदे के बारे में बात करेंगे तब नहीं होगा। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे निकलेश कुमार। थैंक यू सो वेरी मच निकलेश जी। दून से आंदोलन में कोई नहीं आता है जी। अमन जोशी जी, आंदोलन उन पर बात करेंगे। सैल्यूट सर महिंद्रा रावत जी, थैंक यू सो मच। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे ए चौधरी जी, धन्यवाद। बहुत ज्यादा धांधली हुई है जसपुर से भी। अमन जोशी जी, जसपुर मेरे से, मैं आपको बता रहा हूं जोशी जी, जब मैं मेन हाईवे से जा रहा था तो वहां पे 9 किलोमीटर लिखा हुआ था जसपुर। आई प्लान्ड कि मैं जसपुर निकलूं, जसपुर आऊं, खासकर उस पुलिस स्टेशन में, और उसके बारे में मैंने जानकारी भी दी है आयोग में। उसके बारे में बात करूंगा क्या हो रहा है। जसपुर से भी जुगाड़ हुआ है। अमन जोशी जी, जो संगठन के हमारे मुखिया बने सब ठंडे पड़ चुके हैं। जन्मदिन की बहुत बहुत बस दीदी